हेलो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, जो लोग ये समझ रहे हैं कि आज के मैच के बाद पाकिस्तान कोई कोई उम्मीद बाकी है, तो वो गलत समझ रहे हैं। क्योंकि उम्मीद उन टीमों से लगाई जाती है जो सिनेरियोज दिए जाते हैं, जो कुछ अचीव कर सकें। मैं एक एक करके बात करूंगा। इंग्लैंड ने जो कुछ किया वो पाकिस्तान के लिए नहीं था, वो उन्होंने अपने लिए किया। उसकी भी मैं वजह बताता हूँ। और न्यूजीलैंड को जो आखिरी 4 ओवर में जो सिनेरियो आया, उससे वो एक बेहतर लर्निंग लेके जाएंगे आगे की तरफ। और वो जो एक पॉइंट उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बारिश के चक्कर में लूज किया था, इट माइट हर्ट देम बट नॉट फॉर लॉन्ग। अली साहब है, बेटर टीम प्लेज बेटर क्रिकेट। यहाँ पर दोनों टीम की एक फाइट देखने को मिली मुझे। न्यूजीलैंड जिस तरीके से मैच हारा, उस तरीके से हारना नहीं था, क्योंकि उसे थोड़ा सा एक लेसन लर्न है कि उसने कुछ ज्यादा ही स्पिनर पर रियलाइज करने की कोशिश करी आखिरी 2 ओवर में। कुछ भी हो जाए, स्पिनर को स्लॉक करना जो है थोड़ा आसान होता है लास्ट के ओवर्स के अंदर, एज कंपेयर टू अगर आप मिडिल ओवर्स के अंदर 7 से 15 थे और वो प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका था। अ, जो आपको दें, अब आपका गेम था फास्ट बॉलर्स का, जो कि ऑफ कटर्स या स्लोअर वंस के जरिए जो है वो आप बैक ऑफ द हैंड डिलीवरीज को प्लेस करते हुए इंग्लैंड प्रेशर में आ चुका था 6 विकेट गिरने के बाद वहां पर। तो हम एक एक करके तमाम फैक्टर्स को बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि मैं क्यों उस बात को कह रहा हूँ कि काफी लोग पुरुमीद हैं कल के मैच के लिए, कि पाकिस्तान कुछ करेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। शुरुआत करते हैं। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने जो है वो बॉलिंग का फैसला किया। और न्यूजीलैंड जब बैटिंग करने के लिए आई, उनके ओपनर्स ने हमेशा की तरह बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। जैसे मैं कहता हूँ, फिनालन, साइफर्ट, अंपायर ने जो है वो बेवकूफ़ी करने की कोशिश की। शुरू में पाकिस्तानी जो अंपायर थे, उन्होंने थाई पैड पे लगी हुई गेंद को जो आउट दे दिया। इतना क्लियरली नजर आ रहा था, जिसपे साइफर्ट काफी नाराज भी हुआ था पहले ओवर में। जोफ्रा आर्चर ने 2 ओवर कराए, बहुत अच्छे ओवर थे। पहला ओवर मेडियन था, लेकिन उसके बाद जो 2 ओवर कराए, 3 ओवर जो उसने 24 रन पड़े। ओवरटन को आज नहीं खिलाया उन लोगों ने, उसकी जगह रेहान अहमद को खिलाया। पहले मैं समझ रहा था कि ये फैसला गलत है, लेकिन रेहान अहमद ने प्रूव की अपनी इंक्लूजन टीम के अंदर। और ओपनिंग स्टार्ट मिला अप्रोक्सीमेटली 60 रन का। और फिर दोनों ओपनर्स जल्दी आउट हो गए। फिलिप्स ने कंटिन्यू किया अच्छी हिटिंग की, रविंद्रा ने थोड़ा कंटिन्यू किया पिछले मैच की तरह, लेकिन रविंद्रा आउट हो गया, चैपमैन आउट हो गया, फिलिप्स खड़े हुए थे। लेकिन जो नीचे की तरफ से उनका प्रॉब्लम है कि न्यूजीलैंड के पास नीचे तक जो बैटिंग लाइन आ रही है 8वें नंबर तक, वो प्रॉब्लम है। वहां पर इंग्लैंड के बॉलर्स ने जो कम किया, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 10 रन के पर ओवर के हिसाब से जा रहे थे, 9 रन पर ओवर के हिसाब से पुल बैक किया। विल जैक्स ने, लॉसन ने, रेहान अहमद और आदिल रशीद, 4 बॉलर्स जो थे, जिसमें से 2 उनके पार्ट टाइमर्स थे। अगर आप देखें, बेथल ने भी ओवर कराया, लेकिन बेथल एक्सपेंसिव रहा। उन्होंने आर्चर से चौथा ओवर कराया नहीं, तो डॉसन ने और सैम करन से भी नहीं कराया। उन्होंने फास्ट बॉलर्स को नहीं लेके आए। उन्होंने जो है बस 4 ओवर उन्होंने मिक्स करा दिए, 3 आर्चर से, और वो भी नई बॉल से, पुरानी बॉल से लाई नहीं। मैं इस बात को इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि जब इंग्लैंड से हम मैच खेल रहे थे कैंडी के अंदर, वो तो शाहीन आफरीदी को वापस लाया गया, जिसने 16 रन खा लिए थे, विकेट ले ली थी उसकी। लेकिन आपको उस वक्त एक अच्छे स्पिनर से ट्राई करना चाहिए था। अगर आपके पास अच्छा स्पिनर होता उस मैच में, तो ट्राई कर सकते थे साइम अयूब से। नवाज से तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो लेफ्ट आर्मर्स को बहुत अच्छा खेल रहा था एंगल की वजह से। लेकिन एनीवेज, इस वक्त उन्होंने 7 बॉलर आजमाए, जिसमें से पार्ट टाइमर्स भी थे। विल जैक्स ने 2 विकेटें ली, रेहान अहमद ने 2 विकेटें ली, राशिद ने 2 विकेटें ली, और एक विकेट जो है डॉसन को मिली। सारी विकेटें उनकी स्पिनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई। सडनली जो टारगेट 180 190 का लग रहा था, वो ड्रॉप होकर 160 पे बन गया। वो भी लास्ट बॉल पे छक्का पड़ गया उसे, वरना 153 होता, विच इज अ गुड टोटल। जब बॉलिंग शुरू हुई, मैट हेनरी अपने टिपिकल आउट स्विंगर्स को लेके आया, और उसने फिल सॉल्ट
जैसे मैंने कल कहा था कि इंग्लैंड एक लड़खड़ाती हुई टीम है जो पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ स्ट्रगल करते हुए आगे पहुंची है। उन्होंने जल्दी आउट हो गए, फिर उसके बाद ब्रुक ने थोड़ी एग्रेशन दिखाने की कोशिश की, बेथल ने थोड़ी एग्रेशन दिखाई, बेंटन ने थोड़ी एग्रेशन दिखाई, लेकिन ये चिप इन करते रहे। रन रेट जो था वो 10 के अराउंड ही चल रहा था, और आखिरी 5 ओवर में मैं देख रहा था 60 रन चाहिए थे या 55 रन चाहिए थे, लेकिन ये मार रहे थे। ये नहीं थे कि रुके, किसी लम्हे भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मैं लेट जाऊं विकेट के ऊपर। दे गो फॉर द किल, उन्हें पता था आर या पार है। हम एक सिनेरियो, वो ये नहीं कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान को जितवाना है, वो ये कह रहे थे कि आगे सेमीफाइनल में अगर हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिल गई तो हम कैसे उस चीज को फेस करेंगे। ये इंग्लैंड का प्लान था, जिसको लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से खेला है आज उन्होंने और ये किया है, उम्मीद जगाई है यहाँ पर। कल मैं अगर आप लोगों को मौका मिले तो कभी कॉट बिहाइंड सुनिएगा। एक प्रोग्राम है डॉक्टर नुमान नियाज का और राशिद लतीफ का, उसमें राशिद लतीफ बड़ा ही कड़वा बोलते हैं, लेकिन और दबे लफ्जों में बोलते हैं, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी होता है। डॉक्टर नुमान नियाज कह रहे थे पाकिस्तानी टीम पे तनकीद हो रही थी, तो खैर उस बारे में करते हैं। तो इंग्लैंड ने मैच जीत लिया, परफेक्टली फाइन, दे आर टॉप ऑफ द टेबल। न्यूजीलैंड का रन रेट जो है वो थोड़ा नीचे है। सिनेरियो बड़ा क्लियर है, 60-65 रन से हराना है पाकिस्तान को अगर पहले बैटिंग करता है, और अगर चेस करने जाता है तो जो भी टारगेट हो वो 13 ओवर से पहले चेस करना है। 13 ओवर इज द डेडलाइन, जो कि इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान 6 ओवर में 50 रन बनाता है, और उसके बाद मतलब ये कोई वर्ल्ड की टीम, वर्ल्ड क्लास टीम नहीं है जो कि इंडिया की तरह था जब वो चेस करने गए थे कई मैचेस के अंदर। वो 10 ओवर में 130, 15 ओवर में 150 वाली इंस्टिंक्ट है। पाकिस्तान जो है वो इतने जल्दी कोलैप्स हो जाता है, जिसको हम टीम ऑफ ऑलराउंडर्स कहते हैं। उनको पता है कि हमें, और जो भी आने वाली टीमों से पता है, हमने शुरू के 4 को ही आउट करना है, बाकी तो मैच खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान भी इसी प्लानिंग से जा रहा होगा कि हम इज्जत से मैच हार जाए, बेहतर है। ये कल जीतने के लिए नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ। अगर पाकिस्तान ने पहली बैटिंग करी शायद 170, 180, लेकिन श्रीलंका कोई ऐसी टीम नहीं है, और ना आपकी बॉलिंग इतनी अच्छी है कि आप उन्हें 110 पे आउट कर लेंगे। फिंगर्स क्रॉस, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। अब हम बात करते हैं उस प्रोग्राम की। ये हो गया कल का प्रीव्यू। क्या होगा देख लेंगे, मैच के बारे में होगा, मैं जरूर बात करूंगा उस पर। फिंगर्स क्रॉस वाली बात है, मैं मुझे उम्मीद नहीं है पाकिस्तान से, क्योंकि जिस तरह की न्यूज आ रही है कि 2 दिन से पाकिस्तानी टीम जो है होटल में बंद पड़ी है और वो रमजान मना रही है, रोजे रख रहे हैं, तो प्लेयर ने प्रैक्टिस करने से मना कर दिया है। तो ये तो हाल है टीम का। आप किसी प्रोफेशनल टूर्नामेंट में शामिल होने गए हैं, और आप रोजे के बाद भी अंडर, रोजा 7 बजे खुल जाता है, और आप चाहते हैं तो आप 7:30-8 बजे ग्राउंड में आके प्रैक्टिस कर ले। आपका मैच रात को ही है, जो है प्रैक्टिस रात को की जाती है। ड्यू वैलिडेशन की जाती है कि यार कितना ड्यू पड़ रहा है, टॉस जीत के मुझे क्या करना होगा। इतने जाहिल कप्तान है कि उन्हें पिछले मैच में ये नहीं पता था कि 5 ओवर के बाद सेकेंड इनिंग में ड्यू आ जाएगी, जिसकी वजह से बैटिंग करना आसान हो जाएगा। जहां उन्हें बैटिंग करनी होती है बैटिंग करते हैं, वहां बॉलिंग करनी होती है बॉलिंग नहीं करते। पता नहीं, अब खुदा करे वो टॉस हार जाए, तो टॉस भी कम वक्त जीत जाते हैं, तो फैसला ही ना दो उनको। अब हम बात करते हैं कि मैं राशिद लतीफ साहब की बात कर रहा था कि उनकी प्रिडिक्शन कैसी थी। कल जब बात हो रही थी प्रोग्राम की, तो उन्होंने बोला यार इंग्लैंड डिजर्व टू बी इन दैट। उसने बोला यार नहीं यार, न्यूजीलैंड बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री कर रही है एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका। उसने सबको बीट किया, उसने कहा दैट इज द पॉइंट। उसने कहा इंग्लैंड जो है ना पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल करी, और उसने हर मुश्किल सिनेरियो को फेस किया है। उसने नेपाल के अगेंस्ट भी 10 रन थे आखिरी ओवर में, और सैम करन ने डिफेंड किया, और उनका कोई डिफरेंट प्लेयर आता है हर मैच में जो उभर के नजर आता है यहाँ पे। उसके बाद स्कॉटलैंड के खिलाफ उन्हें 200, सडनली उनके 160 रन थे। विल जैक्स ने 22 पे 50 बना दिए, जिसने 205 रन कर दिए उनके। अब वही 30 रन का जो गैप था वो उन्हें बचा गया मैच से। लोअर मिडिल ऑर्डर ने स्ट्राइक करके दे दिया उस मैच में। फिर उनका मैच हुआ वेस्ट इंडीज से, वो हार गए। 196 चेस कर रहे थे, 20 रन से हार गए वो, लेकिन वो चेस करने जरूर गए थे, ये नहीं था कि लेट गए विकेट पे। फिर उसके बाद उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ भी मैच उनका थोड़ा फंसा के ही हुआ, और जीत गए। यहाँ मैच हुआ श्रीलंका के खिलाफ, जो है वो उसने सॉल्ट ने इनिंग खेल दी 60 रन की,
145 रन थे, 90 पे लिटा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ ब्रुक अलग ही मैच विनर आ गया, जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला। आज के मैच में आप देख रहे हैं तो विल जैक्स है, लेकिन रेहान अहमद एक नया बंदा निकल के आया, विकेट भी ली और क्रिटिकल 8 बॉलों पे 20 रन बनाए। हर मैच में एक डिफरेंट मैच विनर नजर आ रहा है उनका, और वो स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें हमेशा एक टफ सिनेरियो को बीट किया है। तो इंग्लैंड थोड़ी सी मैं बेहतर कंडीशंस में मानता हूँ इस टीम को, और उन्होंने आज का मैच अपने लिए जीता है कि ये सिनेरियो अगर हमें सेमीफाइनल में टकरा गया तो हम उसको कैसे गुजरे हो, कि हमारे लिए एक तरह से ये सिनेरियो पहले ही आ चुका होगा तो हम उससे कैसे लड़ेंगे। ये इसके हिसाब से टीम की बड़ी बात है। न्यूजीलैंड की टीम भारी है लेकिन बाहर नहीं हुई है, और वो डिजर्व करते हैं। कुछ गलतियां हुई हैं उनसे, उनके पास डिसएडवांटेज था, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेला था। याद रखें, उन्होंने सिर्फ एक मैच खेला है श्रीलंकन कंडीशन से, वो था श्रीलंका के खिलाफ, जो उन्होंने उनको आउट क्लास कर दिया। ठीक है, बाकी पाकिस्तान के खिलाफ हुआ ही नहीं मैच, और आज इंग्लैंड के खिलाफ मैच हुआ, जिसकी वजह से उन्हें ग्राउंड कंडीशंस का इतना आइडिया नहीं हो। सारे मैचेस वो इंडिया में खेल रहे थे। इट इज सेम एज जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे सारे मैचेस अब इंडिया में खेल रहा है, उन्होंने सारे इंडिया में खेले और ये सुपर 8 खेलने यहाँ आना पड़ा उन्हें। तो उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आई स्टिल बिलीव कि वो सेमीफाइनल क्वालिफाई करेंगे, और देखते हैं उसके हिसाब से। बाकी उन राशिद लतीफ ने मुख्तलिफ फैक्टर्स को, एक तो इन्होंने ये इंग्लैंड की बड़ी अच्छी बात बताई कि ये जो टीम बहुत फाइट करके डिफरेंट मैच विनर्स के साथ आती है, डिपेंडेंट नहीं होती किसी एक पे, वो बहुत ऊपर जाती है। सेकेंडली, जब बात हो रही थी कि आगा सलमान और आगा सलमान की गलती है, शादाब खान की गलती है, शाहीन आफरीदी की गलती है, उसने वहीं फुल स्टॉप किया। उसने बोला, यार मुझे सिर्फ ये बात बताओ, आज हम बैठ के गालियां दे रहे हैं शादाब को, नवाज को, शाहीन को, साइम को, XYZ, बाबर आजम को, लेकिन एक पॉइंट मुझे बताओ, इनको लेके कौन आया टीम में? उसने वो, अच्छा, डॉक्टर नुमान ने आज खामोश हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कल का अगर आपको मौका लगे तो कॉट बिहाइंड जरूर देखिएगा, 25 मिनट का प्रोग्राम होता है। उन्होंने बोला कि कौन लेके आया उन्हें? देखा, पता नहीं भाई कौन लेके आया। वो बोले, भाई कोई तो लाया होगा, आप नाम बता दें मुझे। कह रहा, आप बता दें नाम। कहने का, भाई कोई ऊपर का बंदा ही है ना, चेयरमैन भी नहीं है। उसने कहा, चेयरमैन से ऊपर है कोई बोर्ड है या कुछ कमेटी है, वो लेके आई होगी ना उन्हें। उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान को क्या कराना है हमने वर्ल्ड कप में, या कौन उनके लिए बेहतर है, क्या 1 साल से सिलेक्शन चल रहा है, या आंखें बंद करके सिलेक्शन कर रहे थे? क्यों उनका राइट नहीं बनता कि हम मेरिट सिलेक्शन करें? उनको भी तो पैसे मिल रहे हैं इस चीज के, अच्छा सिलेक्शन करने के लिए। कितने लोग डोमेस्टिक में जाकर जो है मैचेस देखते हैं। कल एक वीडियो थी, परसों मोहम्मद वसीम ने शेयर की थी, जो इंडियन टीम के सिलेक्शन कमेटी के चेयर मेंबर हैं, RP सिंह, रुद्र प्रताप सिंह। 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने, पहले भी खेल चुके हैं, इंडिया के लिए बहुत कुछ खेला है उन्होंने, और हैदराबाद की तरफ से भी, दक्कन चार्जर्स की तरफ से भी खेल चुके हैं। वो करंट सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है अजीत अगरकर के साथ। वो बंदा कल रांची के एक फर्स्ट क्लास तो नहीं कह सकते, डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैच का शायद सेमीफाइनल था या फाइनल था, वहां बैठे हुए थे ग्राउंड के अंदर, और ही वाज लाइक वेरी कैजुअल, कोई फॉर्मल नहीं था। दरख्त के नीचे उसने कुर्सी लगाई हुई थी, और कैजुअल से शॉर्ट्स और टी शर्ट में बैठा हुआ, सिर्फ पेपर पे बैठा हुआ वो नोट्स ले रहा था अपने। कहते हैं सिलेक्शन इस तरह इस लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके आप टैलेंट को निकालते हैं और उसको NCA लेके आते हैं इम्प्रूव करने के लिए। हमारे कितने सेलेक्टर ने जो बैठ के डोमेस्टिक के 20-25 मैचेस देखते हो जाकर? कोई भी नहीं देखता यहाँ पर। तो ये वजूहत है कि अपने कमरे, AC कमरे में बैठ के सिलेक्शन करना होता है। और वही राशिद लतीफ बार बार बोल रहा था कि भाई सेलेक्ट किसने किया है इन्हें? उन्हें नहीं पता था शाहीन इंजर्ड है, उनको नहीं पता था कि शादाब अभी इंजरी से वापस आया, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा बिग बैश में, उसको नहीं पता था कि बाबर जो है बिग बैश में फेलियर का साथ है, उसको नहीं पता था कि बाकी सारे जो प्लेयर हैं, तो किसी ने ठूसा है ना टीम में, तो आप उन प्लेयर को भी कसूरवार ठहरा लो, उसको पकड़ो जाके जिसने उनको ठूसा है टीम के अंदर। तो इट्स अ बिग चैप्टर, हम जरूर बात करेंगे इस बारे में, मैच खत्म होगा तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। लोग कहते हैं कि हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पूरे पूरे पॉइंट्स हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी टीम के लिए।
बहुत ही सिलेक्शन है, क्योंकि टीम ने जब पाकिस्तान श्रीलंका का प्रीव्यू बहुत ही सिंपल प्रीव्यू है मेरे हिसाब से। पाकिस्तान को 65 रन से हराना है, श्रीलंका को या जो टारगेट मिलेगा उसे 13 ओवर से पहले चेस करना है। पाकिस्तान ने ऐसा पहले भी कभी नहीं किया, और करंट टीम कंडीशंस के हिसाब से अगर वो कोई बैटिंग ऑर्डर में स्विचेस करेंगे तो वो मेरे हिसाब से नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। साइम आउट ऑफ फॉर्म है, टॉप ऑर्डर आपका क्लिक नहीं कर रहा पूरे टूर्नामेंट में। पूरा टूर्नामेंट में आप बिलीव कर रहे हैं सिर्फ एक बंदे के ऊपर, साहिबजादा फरहान। अगर वो 70 रन 60 रन पिछले मैच में नहीं करता है इंग्लैंड के खिलाफ, यकीन करें आप 130 पे ऑल आउट थे। यही आपकी टीम की वैल्यू है। कल अगर किसी ने साहिबजादा फरहान को 10 रन पे बुक कर दिया या 0 पे बुक कर दिया, तो फिर आप देख लीजिएगा टीम का हाल क्या होगा। लेटे पड़े होंगे मैच के अंदर, क्योंकि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है रन बनाने का। सेम गोल साहिबजादा फरहान, वो नीडल मैग्नेट की तरह उनके हाथ पैर चल रहे होते हैं, लेफ्ट राइट। उसको इतनी अकल नहीं है कि मैं अगर स्पिनर्स को अच्छा खेल, अगर श्रीलंका स्पिनर्स के साथ गया तो समझ में भी आता है उसका वन डाउन आना। वरना मेरे हिसाब से फखर जमान को भेजना चाहिए आपको ओपन करने के लिए, या अगर अगर स्पिनर से अटैक हो रहा है तो शायद साइम भी चल जाए। लेकिन कुछ प्लानिंग होती है, कोई बैठ के पिछले मैचेस देखता है श्रीलंका के, यार ये किस स्ट्रैटेजी से जा रहे हैं, तो हमारे ओपनर्स कैसे जाएंगे, हमें 180 करना है। कल हिंदुस्तान ने किया ऐसा, उन्हें एक बड़ा मार्जिन मारना था, उन्हें अपना रन रेट -3.8 से प्लस में लेके आना था, और वो बहुत ही कदमों से रह गए अगर वो बेनेट जो है वो इनिंग नहीं खेलता तो। सो वो ऑलमोस्ट 256 सेकंड हाईएस्ट स्कोर ऑफ वर्ल्ड कप बनाया, और उन्होंने 180 190 पे उन्हें आउट किया, ऑलमोस्ट 70 रन से हराया उन्होंने उनको। वो 80 से भी हरा सकते थे, लेकिन हाँ 70 रन से उन्होंने हराया उसको। लेकिन अब वो -0.1 पे अटके हुए। अब कल उनके लिए डू और डाई, परसों उनके लिए जो जीतेगा वो आगे चला जाएगा। आपके लिए ऐसा नहीं है जो जीतेगा आगे चला जाएगा, आप पे ये भी प्रेशर है कि हमें इतने मार्जिन से हराना है, खाली जीतना नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ खाली जीतने पे फोकस कर ले तो बेहतर है। अगर ये उस चक्कर में गए तो उससे भी जाएंगे, 1 पॉइंट लेके आ रहे होंगे, वो भी थैंक यू टू न्यूजीलैंड कहेंगे। दैट इज माई पॉइंट। पता नहीं क्या बॉलिंग चेंज करते हैं, कोई फायदा नहीं है मेरिट पे। अब शायद इतने लोगों ने तनकीद कर दी है, शायद अबरार भी आ जाए, नसीम भी आ जाए, सलमान मिर्जा को बाहर बिठा दे, उसको अंदर ले आएंगे, और अगर ऑलराउंडर 11 पे जाना है तो वही ऑलराउंडर जाएंगे घुस-पिट के वहां पर। तो ये मेरे हिसाब से अपडेट थी। कल के मैच के बाद बात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।